हेलो गाइस, वेलकम टू द फिक्शनल वर्ल्ड चैनल। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है और ये चैनल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये चैनल किस बेसिस पे बना है और किसके लिए यूज़फुल है। ये चैनल एक नीट ओरिएंटेड स्टडी चैनल है, एजुकेशन चैनल है, जिसमें कि आप नीट का सिलेबस पढ़ सकते हो। नीट का सिलेबस में इंक्लूडिंग फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ सकते हैं अभी यहाँ पे। और केमिस्ट्री अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। केमिस्ट्री अगर हमें फ्यूचर में चाहा तो हम इसमें केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी ऐड करेंगे। पर व्हाट इज दिस स्पेशल इन दिस चैनल, सबसे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि हम आपकी वीडियो क्यों देखें और इस चैनल में क्या स्पेशल है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं सब चीज़ों से। तो देखो, YouTube पे हजारों लाखों लेक्चर पढ़े हैं जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, पर ये चैनल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे पूरा चैप्टर कवर होगा। सबसे मेन प्रॉब्लम जिसकी मैंने नोटिस किया कि YouTube पे सॉल्यूशन नहीं है जिस चीज का, कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है और फॉर्मूला कौन सा और कब लगाना है उसमें, ये मेन चीज मैटर करती है। जहाँ पे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ता हूँ, और मैंने भी ये चीज फेस की थी अपनी जर्नी में कि क्वेश्चनों को कैसे करना है हमें समझ ही नहीं आता। कि हम पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, और सबसे मेन बात है फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना के याद कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। बाकी आप सब देख ही लेंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। और मेरा नाम है हर्ष और वेलकम टू द फिक्शनल वर्ल्ड चैनल। ये हमारा न्यू चैनल है, इसमें हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे सारी चैप्टर की। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि हम किस टॉपिक्स वाइज ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम चैप्टर को एक सीरीज में पढ़ेंगे जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ सके। टॉपिक्स टू स्टडी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है, चैप्टर का बेस जिससे बनता है। सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें कि स्फेयर्स, शेल्स, शेप सब इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी। जी का मतलब होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस जगह पे कैसे वेरी करती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस इन एनर्जी, चेंजेस इन एनर्जी जिसमें कि एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के PYQs मैक्सिमम यहीं से बनते हैं। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड और स्पीड वगैरह सब कुछ यहीं से बनते हैं, मैक्सिमम PYQ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और एट द लास्ट हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इंक्लूड हो जाएगी। तो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि ये पहला टॉपिक होने वाला है। एक मिनट में ये नोटबुक सेट कर लेता हूँ। हम्म, हम्म,
होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर ये m1 और m2, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इस यूनिवर्स में रखे हुए दो ऑब्जेक्ट, चाहे उनके बीच में इन्फिनाइट डिस्टेंस हो या कितना भी डिस्टेंस हो या कितने भी वो पास हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक म्यूचुअल फोर्स से, जो कि उनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग पे एक्ट करती है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट करती है। मतलब अगर ये m1 है और ये m2 है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, दोनों का अलग अलग मास है, तो और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच जो फोर्स लगेगा, m1 लगाएगा m2 पे अपनी साइड, अट्रैक्ट करेगा ना दोनों, इसमें चार्ज वार्ज कुछ मैटर नहीं करता, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। m1 लगाएगा m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और m2 लगाएगा m1 पे, m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m1 इंटू m2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनकी सेपरेशन के स्क्वायर के। तो जो फॉर्मूला आता है वो आता है F इज इक्वल टू, अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो वो आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। अब ये जो फोर्स अगर हम साइन कन्वेंशन से यूज़ करते हैं यहाँ पे, मतलब अगर हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर हम इस साइड को फोर्स ऑन 1 पे लगी, 2 ने लगाई, अगर हम इस साइड को पॉजिटिव मानते हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। और अगर हम सेम इसकी फोर्स को लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 पे लगी, 1 ने लगाई, तो ये फोर्स इसके जस्ट अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। दिस नेगेटिव शोज डायरेक्शन, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है पर डायरेक्शन अपोजिट है। ये हो गई इसकी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्केलर फॉर्म, इसे हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म, अब जिस फॉर्मूले पे मैं स्टार लगाऊंगा वो हमें यूज़ हमेशा होना है। ये फॉर्मूला हो गया जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज़ होगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक में इसका वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। अब इसी की हमें वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। अब देखो वो स्केलर फॉर्म, वहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। अगर हम यहाँ वेक्टर फॉर्म उसी चीज़ को लिखते हैं, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, अब ये स्केलर फॉर्म में लिखी है, मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। वो कैसे कन्वर्ट करूँगा, आप सबको पता होगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड होता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, बेसिक होता है ये। इसका साइन ऐसे हम शो करते हैं और इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, पर यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, उसके मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि खुद देखो ना, ये यूनिट वेक्टर है, अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है 7i कैप, ठीक है। अब वेक्टर ये है, मैंने वेक्टर लिखा, उसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया 7, तो 7 से 7 तो कट गया ना, तो सिर्फ i कैप बची। तो ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है। अगर हम डायरेक्शन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन आएगी। तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट करने के लिए जी m1 m2 अपॉन में r क्यूब, जी m1 m2 अपॉन में, यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, मान लो r कैप लगाया r स्क्वायर, तो अब इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा,
वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जी m1 m2 अपॉन में r क्यूब हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे लग जाएगा डायरेक्शन का साइन। तो ये बन गया वेक्टर फॉर्म। ये इस फॉर्मूले में हमने कुछ ऐड नहीं किया अलग से। देखो यहाँ पे वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड करा, मैग्नीट्यूड यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये डायरेक्शन रह गई। अगर अब हम यहाँ से एक मैग्नीट्यूड से ऊपर का मैग्नीट्यूड को काट देंगे तो हमारा वापस फॉर्मूला वही आ जाएगा, GM1m2/r²। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। इसके बाद अब हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में समझने का नहीं है कुछ भी। इससे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसी को रिलेट करके आगे टॉपिक चलेगा। हाँ, एक बात और कि ये जो फोर्स होती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी भी रिपेल नहीं करेगी, हमेशा अट्रैक्टिव और हमेशा एक्ट्स ऑन लाइन ऑफ जॉइनिंग। मतलब इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर m1 है और इधर m2 है तो हमेशा अगर दोनों को ज्वाइन हम करते हैं तो ये लाइन बनती है ना, तो हमेशा इस लाइन पे ही एक्ट करेगी। ये नहीं है कि m2 m1 को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है या m1 m2 को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से अलग फोर्स लग ही नहीं सकती, हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे फोर्स लगेगी। तो अब हमने जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसका फॉर्मूला निकाला, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए सबसे इजी क्वेश्चन पहले, ये क्यूब है, यहाँ पे m मास रखा है, यहाँ पे भी m मास रखा है, यहाँ पे भी m है, ऑल मासेस आर सेम। मैग्नीट्यूड m है उनका, और एक सेंटर में रखा हुआ स्मॉल m मास, जिसका मास है 1 kg, वेट है 1 kg। ये एक छोटा सा मास सेंटर में रखा है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है हमें। नेट फोर्स ऑन 1 kg। तो मैंने हमेशा अभी पीछे बताया कि हमेशा लाइन ऑफ जॉइनिंग पे लगेगी और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी हमेशा। तो ये m इस 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम बाद में लिखेंगे। ये m इस 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये m 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये m इस 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखो इसकी इन फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। क्या मैग्नीट्यूड बनेगा? मान लो इसको हमने नाम दिया F1, F2, F3, F4। F1 को लिखते हैं G m1 1 kg, m2 m अपॉन में, अगर इनके बीच का जितना भी डिस्टेंस है सबका, ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे रखा है। मान लो r मान लिया, तो r²। अब F2 को निकालते हैं, वो क्या बनेगा? G m1 m2 r²। सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब है चारों फोर्स सेम होंगे, क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो और बीच वाला मास भी सेम है, तो चारों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो मान लो तो ये हो गया F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4, ठीक है। ये सेम फोर्स हो गई पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या करेगी ये वाली फोर्स, एक ऑब्जेक्ट को इधर खींचा जा रहा है, उसी इंटेंसिटी से इधर खींचा जा रहा है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा ना, बीच में रहेगा ना। तो ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी, ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी। तो जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? नेट फोर्स आएगी 0। अगर सेंटर पे रखा है और इक्वल डिस्टेंस है, सेम मास है, तो नेट फोर्स हमेशा 0 आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राइंगल पे रख दिया m और इस बार जिस मास पे फोर्स निकालनी है 1 kg, वो यहाँ पे रखा है। तो ये m इस 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये m इस 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंगल टोटल 180 होते हैं ना, तो 60, 60, 120 और 60, 180। तो ये जो एंगल हो गया 60 डिग्री हो गया।
अब इसने अट्रैक्ट कितने से करा, G m1 m2 अपॉन में मान लो साइड ए है, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी G m1 m2 अपॉन में ए स्क्वायर है। तो ये भी अपोजिट, मतलब नहीं अपोजिट नहीं सॉरी, है तो ये भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल, पर इसमें डायरेक्शन इसकी तरह अपोजिट नहीं है ना, आगे पीछे नहीं है कि कैंसिल हो जाए। इसमें एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन है, तो अब इसका हमें वेक्टर करना पड़ेगा। तो मान लो इसको हमने मान लिया एफ और इसको भी एफ, क्योंकि फोर्स तो इक्वल ही है। तो अब जो हमें इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट आएगा √f² + f², क्योंकि दोनों सेम है, प्लस 2f × f इंटू में cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे f² + f² + 2 × f × f 1/2, और ये सब वेक्टर के अंडर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये f × f, ये भी f² हो गया। तो कितना बना, f² + f² प्लस में एक और f² आ गया। तो टोटल करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट में 3f²। ये इसको यहाँ पे देखो 3f² आया ना, तो √3f² अगर है तो 3 का तो परफेक्ट रूट होता ही नहीं, तो ये तो √3 में ही रहेगा, और अगर ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो फोर्स नेट आएगी √3f ट्रायंगल के केस में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको टॉपिक नंबर 2 है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे अब हम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है कि फील्ड अराउंड द मास पार्टिकल, फील्ड अराउंड मास पार्टिकल in which gravitation force is experienced। कोई भी मास अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, जिसमें कि अगर दूसरा मास प्लेस हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, उस मास की। जिस मास की फील्ड होती है उसको हम सोर्स मास कहते हैं। जो मास उसमें रखा जाता है और वो एक्सपीरियंस करता है वो टेस्ट मास होता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट, H* डाल के नोट डाल लो। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमेशा m की जगह वो वैल्यू रखनी है जो कि सोर्स मास है, क्योंकि टेस्ट मास तो बहुत छोटा होगा या छोटा भी ना हो तो वो कंसिडर नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है, वो तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर जैसे इसका फॉर्मूला होता है Gm/r², तो अभी मैं आगे समझाऊंगा। तो ये जो m आएगा ना, ये हमेशा सोर्स मास आएगा, मतलब जो फील्ड बना रहा है। ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन में m आएगा सोर्स मास, जो फील्ड बना रहा है उसकी वैल्यू आएगी, जो मास उसमें रखा गया है उसकी नहीं। ये एक मेजर मिस्टेक है कि यहाँ बच्चे स्मॉल m मतलब जो टेस्ट मास होता है, जो उसमें रखा गया मास है, जो फोर्स लग रही है जिस पे, उसकी वैल्यू रखते हैं, पर नहीं, यहाँ पे सोर्स मास की आएगी, क्योंकि फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो मेन बात, सबसे इजी वे बताता हूँ, फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, फील्ड कौन बना रहा है, सोर्स मास जो सेंटर में है, तो उसमें बस उसका ही मास आएगा, बात खत्म। सिंपल सी बात है, जिसका मास उसकी फील्ड, ठीक है, ये याद रखना है, ये नोट डालना है। इसके बाद इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है। देखो मैं ज़्यादा इसमें इस चैनल पे वो मतलब किताबी ज्ञान नहीं बताने आया हूँ, मैं यहाँ पे वो चीज़ बताने आया हूँ जिससे क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन सॉल्व होए, क्योंकि पढ़ तो तुम लोगे कहीं से, पढ़ तो रखा ही होगा तुमने। ये मेरे को शॉर्ट वीडियो में क्वालिटी कंटेंट देना है, ठीक है। तो इसलिए इंटेंसिटी क्या होती है कि समझ जाओ ना यार, इंटेंसिटी क्या ही होगी कि जहाँ पे मास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस फोर्स की कितनी पावर है, कितनी पावर से आ रहा है, दूर है तो कम पावर लग रही है, पास है तो ज़्यादा तेज़ी से फोर्स लग रही है, वही उसकी इंटेंसिटी हो गई। सिंपल आधी चीज़ें ना हमें वर्ड देख के पता चल जानी चाहिए, ऐसा अपना ऐसी थिंकिंग बनाओ, ठीक है।
तो अब हम इंटेंसिटी निकालते। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्टिव होती है ना नेगेटिव, ये तो इसे शो करते हैं नेगेटिव से, Gm/r²। अब फिर से मैं वही बात बोलने वाला हूँ कि ये जो m है ये सोर्स मास है, नॉट टेस्ट मास। ये वो मास है जिसकी फील्ड है, वो मास रखा जाएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है कि अट्रैक्टिव है फोर्स। ठीक है, इसके बाद अब कुछ शेप्स में हम ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है ग्रेविटेशनल फील्ड हम बात करते हैं यूनिफॉर्म होलो शेल में। ये हमने एक शेल बना दी, ये शेल है। अच्छा, एक मेजर प्रॉब्लम ये भी होती है, मैं बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम को लूँगा जो कि एक हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है। शेल और स्फेयर ऐसे लिखा होता है तो बच्चे शेल और स्फेयर को एक समझ लेते हैं। नहीं, शेल क्या होता है? शेल मान लो ऐसे कोई गोला है स्टील का या आयरन का या कुछ भी, इसमें आउटसाइड मास है पर इनसाइड से ये खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, एयर है, सिर्फ एयर, बस ये आउटसाइड बना हुआ है। 3D में है ये, 2D में बना रहा हूँ, 3D में बन नहीं सकता। 3D में ये आउटसाइड इसकी लेयर है, अंदर से बिल्कुल खाली है। इस चीज़ को शेल बोला जाता है। जैसे वो देखी होगी ना जिससे क्रिकेट खेलते हैं, जब हम छोटे थे खेलते थे, प्लास्टिक की बॉल, कभी वो खेलते खेलते फट जाती थी तो उसके अंदर कुछ होता थोड़ी था, खाली हवा होती थी, बाहर से प्लास्टिक होती थी। सेम यहाँ पे ये बाहर से मेटल होता है, अंदर भी खाली होता है, इसको हम शेल बोलते हैं। वहीं अगर स्फेयर लिखा आ जाए, स्फेयर का मतलब है कि एक बॉल जिसके अंदर डेंसिटी बढ़िया करके आयरन भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत भारी बॉल, मतलब जैसे लेदर की बॉल समझ लो, ये प्लास्टिक की बॉल, ये लेदर की बॉल। लेदर की बॉल में अगर कभी देखा हो, इसकी जब ऊपर से लेदर हटता है तो अंदर एक मोटा सा वो निकलता है ब्लैक कलर का बॉल, वो काफ़ी भारी रहती है, तो वो उसके अंदर मास रहता है ना, ये मास होता है, इसमें अंदर खाली होती है, इसके सरफेस पे मास होता है, इसकी पूरी बॉडी और इनसाइड आउटसाइड सब में मास होता है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, मैंने क्लियर कर दी। तो अब हम शेल से सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमने शेल का सेंटर मान लिया। यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड की। मान लो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस हमने बोल दिया ए, तो इसकी फील्ड देखो, शेल है ना, अंदर कोई मास नहीं है, फॉर्मूले में क्या है, Gm/r²। जब मास ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से होगी? मास जीरो, फोर्स जीरो, मतलब इंटेंसिटी जीरो। ये इंटेंसिटी है ना, Gm/r², मास जीरो तो इंटेंसिटी जीरो, अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है शेल के केस में। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो सब कुछ शेल के लिए बोल रहा हूँ, शेल क्योंकि अंदर मास ही नहीं है। फिर हम आ गए सेंटर से सरफेस पे आ गए, ये तो रेडियस हो गई, कैपिटल R से दिखा दी मैंने। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है G। अब अच्छा, M किसका था अभी बताया मैंने, M कमेंट में बताओ मेरे को। M है सोर्स मास। अब यहाँ पे हमने ये Gm सोर्स मास मतलब शेल का मास, Gm/r², क्योंकि अब तो मास आ गया ना भाई, यहाँ तो इस सारे में मास है तो अब लेना पड़ेगा हमें। डिस्टेंस लिया, Gm/r², नेगेटिव लगा सकते हो, वैसे मैं यहाँ लगाऊंगा नहीं नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद रखना है तुम्हें। इसके बाद हम यहाँ से सरफेस से भी आगे चले जाते हैं। अब इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया r'। तो बस यहाँ भी कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगा दो, Gm/r², ख़त्म हो गई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी शेल के लिए। अब शेल के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ये तो सेंटर से डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये हो गई इंटेंसिटी। तो देखो सेंटर से चले, ये सेंटर है, ये सेंटर से चले, सेंटर, और ये सरफेस है, सरफेस मतलब यहाँ पे जो R होगा वो R के इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा सेपरेशन, और ये आउटसाइड आ जाता है, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ? हाँ दिख रहा है। तो इनसाइड तो कुछ है ही नहीं, सेंटर से चलते रहो, 0 0 0 0 0 0 0, एकदम से सरफेस पाए, एकदम मैक्सिमम हो गई,
तो अंदर कुछ है ही नहीं, 0 0 0 0 0। सरफेस पे आए, जैसे ही सरफेस पे पहुंचे एकदम फोर्स मैक्सिमम कितनी, Gm/r²। आर मतलब रेडियस और m है सोर्स मास। मैक्सिमम हो गई एकदम से। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्स के रिलेशन से घट रही है, तो उसके बाद इन्वर्स ग्राफ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ बन गया। क्या फिजिक्स में कुछ नहीं है, बहुत आसान है फिजिक्स, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड सेल की। सॉलिड सेल नहीं बोलेंगे वैसे उसे, सॉलिड स्फीयर या फिर सॉलिड सेल अगर बोल दिए ना तो फिर वो स्फीयर आ जाएगा। सॉलिड हो गया ना वो अंदर, उसमें हो गया। तो अब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। मैं अरेंज कर लूँ ना थोड़ा सा, देखिए। सॉलिड स्फीयर, ये स्फीयर सॉलिड है। अब सॉलिड का मतलब है कि इसके अंदर भी मास भरा हुआ है पूरे में, वेट है, बहुत भारी स्फीयर है, लेदर की बॉल समझो। ठीक है, ये सेंटर हो गया, इसका मास है एम मास है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब हम सेंटर से चलते हैं थोड़ा सा अंदर ए डिस्टेंस पे, तो इसकी ए डिस्टेंस पे जो फोर्स आएगी वो आएगी, वही फॉर्मूला लगाओ। पर अब देखो वहाँ 0 थी क्योंकि वहाँ मास ही नहीं था। अब यहाँ तो मास है ना, यहाँ तो कुछ ना कुछ आएगा। अब यहाँ तो यार दबा के इंटीग्रेशन करो, पूरा दिमाग ख़राब करो अपना, या फिर इसको ना स्मॉल आर मान लेते हैं। या तो यहाँ दबा के इंटीग्रेशन करो और सब कुछ फिर डिराइव विराइव करो इतना। पर भाई नीट के पेपर में 40 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, तो तुम्हें यार लॉजिक यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, मेन फॉर्मूला क्या था, Gm/r²। आर सेपरेशन थी, ये सोर्स मास था। ठीक है, नेगेटिव। यार मैं इसे फोर्स लिख देता हूँ हर जगह, तो माइंड मत करना, हो मेरी आदत है इंटेंसिटी को भी फोर्स लिखने की। ठीक है, अब Gm/r²। तो अब यहाँ तो r² ही आना है, पर जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं मास बढ़ता जा रहा है ना। तो देखो यहाँ इतना एरिया कवर हो रहा है, फिर इतना एरिया कवर हो रहा है, फिर जैसे बाहर जाएंगे और एरिया कवर होगा। तो एक तरह से तुम्हें पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जैसे हम जा रहे हैं मास बढ़ता जा रहा है और फोर्स भी बढ़ती जा रही है। एक सोचो, ये नहीं है कि मैं फैक्चुअल बात बोल रहा हूँ कुछ या भाई गलत हो गया। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, थोड़ा सा अपना स्पाइस हिंट देना होता है ना उसमें, जब भी तो मज़ा आएगा। तो अब यहाँ देखो मास बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना। सिंपल कुछ नहीं करो, उठा के देखो, फिर आई लिख फोर्स लिख दिया ना, तो थोड़ा हो जाता है आई। सिंपल उठा के Gm इसका मास, Gm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, और रही ये मैक्सिमम डिस्टेंस r। अब हमें फॉर्मूले में तो r² लाना है, तो भाई ये r कटना चाहिए कि r² बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दो, r³ कर दो। अब ये r अगर इस r से कटेगा ना, जनरल सेंस में सोचो, तो r² बन जाएगा, फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। हो गया याद फॉर्मूला, क्या दिक्कत थी फॉर्मूला याद करने में, यही फॉर्मूला है। अब ये इन साइड के लिए है -Gm/r/r³, ख़त्म। अरे धज्जियाँ उड़ा देंगे फिजिक्स की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अब हम आते हैं सरफेस पे। ये सेम केस है, हाँ बना लेता हूँ। अब हम सरफेस पे आते हैं, सरफेस वही सेम केस जो इसमें फॉर्मूला था शेल में, I = -Gm/r²। बस कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम सरफेस से बाहर जाते हैं। अभी ये r' नाम दे देता हूँ इसे। सरफेस से बाहर जाते हैं, सेम फॉर्मूला आउटसाइड के लिए, -Gm/r²। बस सो इजी, हो गए तीनों फॉर्मूले याद, बड़ी ज़रूरत। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये वही है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे जो r हो जाएगी, मतलब नीचे वाला जो सेपरेशन है वो रेडियस की इक्वल हो जाएगी। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है,
तो यहाँ पे क्या है, देखो इन साइड में GMR, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। डायरेक्टली जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं मास बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, तो हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले जाएंगे। फिर ये आ गई मैक्सिमम, सरफेस पे होगी मैक्सिमम। इसके बाद इन्वर्सली वेरी कर रही है, इन्वर्स ले जाएंगे, सिंपल ख़त्म। इंटेंसिटी हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर बोल सकते हैं इसे, ठीक है, हो गया। सॉलिड स्फीयर भी डन हो गया।